ये कहानी माला नाम की एक लड़की की है। माला एक बहुत गरीब परिवार से थी। माला की माँ इस दुनिया में नहीं थी। माला के पिता ने बहुत मेहनत करके माला को बड़ा किया था, लेकिन अब उन्हें माला की शादी की चिंता हो रही थी। बहुत ढूंढने पर उन्हें अपने जैसा ही एक गरीब परिवार मिल गया। माला के पिता ने उसी परिवार में अपनी बेटी की शादी कर दी। शादी में बारातियों को खिलाने पिलाने के खर्चे के बाद उनके पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वो अपने साथ एक कढ़ाई लेकर आए और अपनी बेटी माला से बोले, माला बेटी, अपने पिता को माफ कर देना। मेरे पास तुझे देने के लिए एक पैसा भी नहीं बचा, इसलिए तुझे दहेज में मैं ये कढ़ाई दे रहा हूँ। इसे अपने साथ ले जा बेटी। माला ने अपने पिता के दिए कढ़ाई को आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार कर लिया और अपने ससुराल चली आई, जहाँ पर नई बहू के साथ कढ़ाई आता हुआ देख पड़ोसने मजाक बनाने लगी। अरे कलावती, तेरी बहू तो तुझसे भी ज्यादा गरीब निकली। आज के मॉडर्न जमाने में कैसी पुरानी कढ़ाई दहेज में दी है। अरे शीला, कुछ मत बोलो, मुझे तो कलावती के लिए बहुत बुरा लग रहा है। नई बहू के घर वालों ने कलावती को ठग लिया। पड़ोसनों के आगे अपनी खिल्ली उड़ते देख कलावती को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, अरे बस करो तुम सब, बहुत दांत फाड़ लिए तुम सब ने, अब निकलो यहाँ से। हाँ, जा रहे हैं। चलो बहनों। सारी पड़ोसन के जाने के बाद कलावती अपने पति से झगड़ा करते हुए कहती है, क्यों जी, यही है आपकी पसंद? हमारे घर में कौन सा बहुत ज्यादा आमदनी है जो आप इस गरीब बहू को उठा कर ले आए? सोचा था बेटी की शादी में जो दहेज के पैसे मिलेंगे उससे घर के हालात थोड़े बहुत ठीक हो जाएंगे, लेकिन तुम तो इस गरीब को उठा कर ले आए। अरे बस करो भाग्यवान, घर में बहू आई है, कम से कम उसके सामने तो चुप रहो। बहू, तुम दूसरे वाले कमरे में जाकर आराम करो। अपनी सास का ऐसा व्यवहार देखकर माला के मन में बने सपने टूटकर बिखर जाते हैं और वो रात भर रोती रह जाती है। सुबह होने के बाद माला घर का सारा काम खत्म करके खाना बनाने रसोई में जाती है और अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, आज मेरी यहाँ पहली रसोई है, आप बता दीजिए खाने में क्या बनाना है। ये रहा थोड़ा सा राशन, इतने में ही तुम्हें छोले पूरी बनानी है, और हाँ, थोड़े से चावल लेकर खीर बना देना। दूध में पानी ज्यादा मिला देना, हमारे यहाँ दूध महीने 2 महीने में एक बार आता है। इतना बोलकर कलावती बाहर चली जाती है। फिर माला अपने मन में सोचती है, हे भगवान, इतने थोड़े से राशन में इतना सब कुछ कैसे बनेगा? ये तो बहुत मुश्किल का काम है, और अगर खाना स्वादिष्ट नहीं बना तो सबसे डांट सुननी पड़ेगी। एक काम करती हूँ, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। पापा की दी हुई कढ़ाई में खाना बनाने से शुरुआत करती हूँ। ऐसा सोचकर माला चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा देती है। तभी कढ़ाई चमक उठती है और उसका रंग सुनहरा हो जाता है। माला हैरानी से कढ़ाई के अंदर देखने लगती है। तभी कढ़ाई से ढेरों पकवान बाहर निकलने लगते हैं। अरे, ये कैसा जादुई कढ़ाई है? बिना अनाज के इतना सारा खाना बनकर बाहर आ गया। अचानक से वो कढ़ाई बोलने लगती है, माला, मैं एक जादुई कढ़ाई हूँ। मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे दादा परदादा के समय से हूँ। मैंने तुम्हारी आँख में अनोखे होने का एहसास पाया, इसलिए तुम्हारे ससुराल में मैं तुम्हारी इज्जत घटने नहीं दूंगी। जाओ और ये सारा खाना अपने ससुराल वालों को खिलाओ, फिर देखना सबके सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। माला कढ़ाई से निकला हुआ सारा खाना अपने ससुराल वालों के आगे परोस देती है। खाना खाकर माला का ससुर कहता है, अरे वाह बहू, क्या लाजवाब खाना बनाया है तुमने। तुम्हारे हाथों में तो जादू है बहू। सच में माला, तुम्हारे हाथ के स्वाद का क्या कहना। ये हलवा इतना स्वादिष्ट लग रहा है, क्या बताऊं। नई बहू का इतना सारा बनाया हुआ खाना कलावती की आंखों में खटकने लगता है। वो तुरंत माला से पूछ पड़ती है, अरे बहू, एक बात बता, मैंने तो तुझे थोड़ा सा ही राशन दिया था, फिर तूने इतना सारा खाना कहाँ से बना दिया? कलावती के इस सवाल पर माला सभी के आगे जादुई कढ़ाई की बात कहती है। क्या कहा तुमने? जादुई कढ़ाई? जादुई कढ़ाई नहीं मम्मी जी, जादुई सुनहरी कढ़ाई। वो हम इंसानों की तरह बोलती भी है। ये सुनकर सभी जादुई कढ़ाई को आजमाने के लिए किचन में आते हैं और माला कहती है, हे मेरी जादुई कढ़ाई, क्या तुम मुझे गर्मा गर्म गुलाब जामुन दे सकती हो?
माला के इतना कहते ही वो सुनहरी कढ़ाई चमक उठती है और उसमें ढेर सारे गुलाब जामुन भर जाते हैं। तभी जादुई कढ़ाई कहती है, खाए जाओ, जो चाहिए मुझसे मांगकर खाए जाओ। जादुई कढ़ाई की ये बात सुनकर सभी चकित रह जाते हैं। अरे भाग्यवान बहू तो बिल्कुल सही कह रही थी। ये गुलाब जामुन देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। वो पूरा परिवार गुलाब जामुन का लुफ्त उठाने लगता है। इसी तरह दिन बीत रहे थे और जादुई कढ़ाई माला के ससुराल वालों की खाने की सारी फरमाइश पूरी कर रही थी। वो हर दिन बढ़िया बढ़िया खाना खाने लगते हैं। तभी एक दिन माला के मन में विचार आता है। वो अपनी सास और ससुर से कहती है, मम्मी जी, पापा जी, मैं कुछ सोच रही थी कि क्यों ना हम जादुई कढ़ाई की मदद से एक ढाबा खोल लें। अरे वाह बहू, तुम्हारा ख्याल तो अच्छा है। इस जादुई कढ़ाई का खाना अगर किसी की जुबान पर चढ़ जाएगा तो फिर हटेगा नहीं। उसके बाद माला और उसके ससुराल वाले जादुई कढ़ाई को आधार बनाकर एक ढाबा खोलते हैं। ढाबा खोले हुए आधा दिन बीत जाता है, लेकिन उनके ढाबे पर कोई नहीं आता। तब माला दुखी होकर जादुई कढ़ाई से कहती है, देखो ना जादुई कढ़ाई, दोपहर होने को है, अभी तक एक भी ग्राहक हमारे ढाबे पर नहीं आया। तुम चिंता क्यों करती हो माला? मेरे होते हुए तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर कढ़ाई अपने बनाए हुए खाने की महक हर जगह फैला देती है, जिससे कि कई सारे ग्राहक खाना खाने के लिए वहाँ खींचे चले आते हैं। कहिए भाई साहब, क्या खाना है आपको? मुझे छोले चावल खाने हैं। अभी लाती हूँ। माला उस आदमी को जादुई कढ़ाई से मांगकर छोले चावल देती है, जिसे खाते ही वो आदमी बहुत खुश हो जाता है और कहता है, वाह 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 वाह, तुम्हारे हाथ के बनाए छोले चावल का तो कोई जवाब ही नहीं है। पेट भर गया, लेकिन मन अभी भी नहीं भरा है। मन कर रहा है खाता जाऊं। ऐसा कहकर पैसे देकर वो आदमी चला जाता है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। अब नई बहू का ढाबा चल पड़ता है और ग्राहकों की तादाद 2 से 4 और 4 से 8 बढ़ती जाती है, जिसके कारण उनकी बहुत अच्छी आमदनी होने लगती है। बहुत जल्द माला के ससुराल वाले बहुत अमीर हो जाते हैं। जादुई कढ़ाई के बदौलत नई बहू के ससुराल में अब नौकर चाकर थे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई कढ़ाई। अगर तुम नहीं होती तो ना जाने हमारे परिवार का क्या होता। तुम्हारे खाने में जादू था जो ग्राहकों पर चढ़ता चला गया और आज हम यहाँ तक तुम्हारी वजह से पहुँचे हैं। बहू बिल्कुल सही कह रही है जादुई कढ़ाई। ये दुनिया गरीब लोगों से कितनी भरी हुई है। कई लोगों को तो एक वक्त खाना मिलता है और दूसरी वक्त नहीं मिलता। मैं जानती हूँ, इसलिए अब मेरे दिए हुए खाने को तुम लोग गरीबों में भी बांटा करना, क्योंकि जो लोगों को खिलाता है वो दुगना पाता है। अब माला के ससुराल वाले जादुई कढ़ाई की मदद से हर गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया करते थे। माला ने बहुत समय तक गरीबी में दिन काटा था, इसलिए उसे गरीब की भूख की कीमत बहुत अच्छे से पता थी। एक दूसरे के दुख को बांटना और उनकी मदद करना ही तो असली जिंदगी है। नैनपुर नाम के गांव में एक जादुई नदी थी। उस नदी के अंदर सोने के आभूषण थे। जब भी कोई जरूरतमंद व्यक्ति नदी के पास आता था तो नदी उसे 2 सोने के आभूषण निकालकर दे देती थी। गांव वाले नदी को भगवान की तरह पूजते थे और उन्हें नदी से बहुत लगाव था। उसी गांव में सविता अपनी बेटी शिवानी के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। जब भी बारिश आती थी तो उनकी कुटिया टूट जाती थी। बारिश खत्म होने के बाद उन्हें फिर से अपनी कुटिया बनानी पड़ती थी। इस तरह दुखों से उनका जीवन बीत रहा था। सविता एक छोटे से हलवाई की दुकान में नौकरानी का काम करती थी, जिसकी वजह से उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। तभी एक दिन फिर से मौसम बिगड़ता है। सविता अपनी बेटी शिवानी से कहती है, बिटिया, लगता है आज फिर से बारिश होने वाली है। अगर बारिश हुई तो फिर से हमारी कुटिया बिखर जाएगी। हाँ माँ, हवा तो अभी से ही चलना शुरू हो गई है। ये हर साल मॉनसून में ऐसा ही होता है। हर साल मॉनसून हमारा रोते हुए ही जाता है। अब क्या कर सकते हैं, हमेशा की तरह फिर से हमारी कुटिया आज रात को टूटेगी और हम इधर उधर भटकेंगे। दोनों माँ बेटी इसी तरह बहुत परेशान थे। थोड़ी देर बाद जोरदार झमाझम बारिश होती है
और उनकी कुटिया टूट जाती है। माँ, हमारी कुटिया आखिरकार टूट ही गई। अब हम कहाँ रहेंगे? बिटिया, कुछ न कुछ हो ही जाएगा। अब भगवान ने इस धरती पर हमें भेजा है तो हमारे सारे दुखों का उपाय भी भेजा ही होगा। अपनी बेटी को समझाने के बाद सविता मन में सोचती है, हम दोनों तो सड़क पर आ गए हैं, क्यों ना मैं भी जादुई नदी से मदद लूं। मैंने सुना है कि वो जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। अब हमें जादुई नदी ही बचा सकती है। ये सोचने के बाद सविता शिवानी से कहती है, बिटिया, आज रात पेड़ के नीचे जैसे तैसे काट लेते हैं, अगली सुबह सोचेंगे क्या करना है। दोनों माँ बेटी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वहाँ भी दोनों बारिश से भीग रहे थे। अगले दिन सुबह सविता शिवानी से कहती है, बिटिया, बारिश रुक गई है, तुम यहीं रहना, मैं अभी आ रही हूँ। कहाँ जा रही हो माँ? मैं भी जाऊंगी आपके साथ। नहीं, तुम यहीं रुको। उसके बाद सविता जादुई नदी के पास जाती है। सविता जादुई नदी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। जादुई नदी कहती है, क्या हुआ? तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। हाँ जादुई नदी, मैं बहुत परेशान हूँ। कल रात भारी बारिश की वजह से मेरी कुटिया टूट गई है। मैं और मेरी बेटी सड़क पर आ गए हैं। हमारे पास खाने का सामान और रहने की जगह नहीं है, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। क्या आप मेरी मदद करोगी? हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। मुझे यहाँ पर जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए ही बनाया गया है और जरूरतमंद लोगों की मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जादुई नदी 5 आभूषण निकालकर सविता को दे देती है। वैसे तो मैं सबको 2 आभूषण देती हूँ, लेकिन तुम मुझे ज्यादा गरीब लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हें 5 आभूषण दे रही हूँ। तुम ये आभूषण अपने साथ ले जाओ। इसे बेचने से तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे, उससे तुम जो चाहो कर सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई नदी। उसके बाद सविता आभूषण लेकर वहाँ से चली जाती है। सविता शिवानी के पास आती है और उसे सारी बातें बताती है। वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इससे जो हमें पैसे मिलेंगे उससे हम एक नया पक्का घर खरीदेंगे। उसके बाद कभी भी मॉनसून में हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। उसके बाद दोनों 5 आभूषण बेच देते हैं। सविता को आभूषण बेचकर बहुत सारे पैसे मिलते हैं। उससे वो एक नया घर खरीद लेती है और 2 महीने का राशन खरीद लेती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी काफी पैसे बच जाते हैं। शिवानी, अभी भी बहुत सारे पैसे बच गए हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम अपनी चूड़ी की दुकान खोलें। माँ, लेकिन हमें चूड़ी बनाना नहीं आता है। बिटिया, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं था। तुम्हारे नाना नानी भी चूड़ी बेचने का काम करते थे, तो मैंने उनसे चूड़ी बनाना सीखा था। फिर माँ, आपने कभी भी चूड़ी बेचने का काम क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास दुकान नहीं थी। अब दुकान आ गई है। अब हम अपना चूड़ियों का बिजनेस करेंगे। उसके बाद कुछ दिनों में सविता एक दुकान खरीदती है और चूड़ियाँ बेचना शुरू कर देती है। इस तरह दोनों माँ बेटी के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। पड़ोस वाले गांव से 2 चोर मंगू और चंदू आए। दोनों आपस में बात करते हैं। चंदू, हम इस गांव में जादुई नदी के बारे में सुनते आए हैं। मैंने सुना है इस जादुई नदी को अपना दुख बताओ तो ये बहुत सारे आभूषण देती है। भाई मंगू, ऐसे तो हमें चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम रोज जादुई नदी के पास आ जाया करेंगे। चंदू, हमें बार बार जादुई नदी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सोने के आभूषण जादुई नदी के अंदर होते हैं, इसलिए जब रात में सब सो जाएंगे तब हम जादुई नदी के अंदर जाएंगे और सारे आभूषण निकाल लेंगे। उसी दिन रात को दोनों एक बक्सा लेकर जादुई नदी के पास आ जाते हैं। अरे, क्या हुआ? तुम दोनों इतनी रात को यहाँ? जादुई नदी, हम दोनों बहुत गरीब हैं। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हम सड़क पर भी बैठते हैं तो लोग हमें वहाँ से भगा देते हैं। देखो ना, हमने कितने मैले पुराने कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, मैं तुम दोनों को 2 आभूषण दे देती हूँ। हमें 2 नहीं, बल्कि इस नदी के अंदर जितने भी आभूषण हैं सब चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर तुमने सारे आभूषण निकालने की कोशिश की तो मैं सूख जाऊंगी। नहीं नहीं, हम तो सारा आभूषण लेंगे। इस तरह दोनों जादुई नदी की एक नहीं सुनते
और उसमें जाल फेंकते हैं और सारे आभूषण बाहर निकाल लेते हैं। सारे आभूषण बाहर निकलते ही जादुई नदी सूख जाती है। नदी सूखने के बाद आभूषण भी अचानक गायब हो जाते हैं। ये क्या हुआ? नदी सूख गई? कोई बात नहीं, लेकिन हमारे निकाले हुए सारे आभूषण भी गायब हो गए। मंगू भाई, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब इससे पहले हमें कोई यहाँ देख ले, यहाँ से निकल लेते हैं। उसके बाद दोनों भाग जाते हैं। अगले दिन गांव वाले जादुई नदी को सूखा हुआ देखते हैं। ये सब देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? हमारी नदी की ये हालत किसने की? जरूरतमंद लोगों का आखिरी सहारा जादुई नदी थी, अब ना जाने वो कैसे सूख गई। अब गांव वालों का क्या होगा? तभी नदी में से एक धीमी आवाज आती है। जब तुम लोगों को मेरी मदद की जरूरत थी, मैंने तुम सबकी मदद की। अब मुझे तुम सबकी मदद की जरूरत है। तुम सब मेरी मदद करोगे ना? हाँ जादुई नदी, तुम तो हमारे लिए भगवान जैसी हो। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। जंगल में एक पेड़ है जो वहाँ मौजूद सारे पेड़ में से अलग है। उस पेड़ की पत्तियाँ नीले रंग की होती हैं। तुम में से कोई उस पेड़ में से एक नीला पत्ता तोड़ कर ले आओ और यहाँ रख देना। उसके बाद मैं पहले की तरह हो जाऊंगी। गांव वालों के बीच में सविता भी थी। ये सुनने के बाद सविता कहती है, जंगल में से जादुई नदी के लिए नीला पत्ता लेने मैं जाऊंगी। लेकिन मेरी पूरी बात सुनो, वहाँ एक परी। सविता जादुई नदी की पूरी बात नहीं सुनती और जल्दी से जंगल जाने लगती है। वहाँ बहुत देर तक ढूंढने के बाद सविता को नीले पत्तों वाला पेड़ मिल जाता है। वो पेड़ एक परी का था। सविता पेड़ के सामने खड़ी होती है, तभी परी वहाँ आ जाती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं कि मेरे पेड़ के पास जो भी आता है मैं उसे हमेशा के लिए गायब कर देती हूँ? परी, आपको मुझे जो सजा देनी है दे देना, लेकिन मुझे जादुई नदी के लिए एक पत्ता दे दो। अगर अभी आपने मुझे अपने पेड़ का एक पत्ता नहीं दिया तो जादुई नदी हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो जाएगी। जादुई नदी? वो तो मैंने ही बनाया था। क्या सच में? हाँ, मैं पृथ्वी लोक पर ही रहती हूँ। ये अनोखा पेड़ भी मैंने ही बनाया है और जादुई नदी भी मैंने ही बनाया था। अगर जादुई नदी को मेरे नीले पत्तों की जरूरत है तो मैं तुम्हें जरूर अपने नीले पत्ते दूंगी। उसके बाद परी अपने पेड़ में से एक पत्ता निकालकर सविता को दे देती है। सविता परी को धन्यवाद करती है। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आखिर मेरे बनाए हुए नदी की इतनी बुरी हालत किसने की। उसके बाद परी और सविता जादुई नदी के पास जाते हैं। सविता नीले पत्ते वहाँ रख देती है, जिसके बाद नदी पहले की तरह हो जाती है। मेरी प्यारी नदी, मुझे बताओ तुम्हारी ऐसी हालत किसने की थी? परी, कल रात को दो चोर जरूरतमंद का नाटक करके मुझे लूटने आए थे। उन्होंने मेरे से सारे आभूषण निकालने की कोशिश की, जिसके बाद मैं सूख गई। मेरे सूखने के बाद उनके दिए हुए आभूषण भी गायब हो गए, जिसके बाद वो दोनों भाग गए। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और कहती है, कल रात को जो दो चोर यहाँ आए थे वो जल्दी से मेरे सामने आ जाएं। परी के इतना कहने के बाद अचानक वो दोनों चोर वहाँ खींचे चले आ जाते हैं। सजा के रूप में परी मंगू को अंधा और चंदू को बहरा बना देती है। तुम दोनों ने जादुई नदी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए तुम्हारी सजा यही है। ना जाने तुमने अब से पहले कितने लोगों को दुख दिया होगा। अब तुम दोनों ऐसे ही भटकते रहोगे। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद गांव वाले भी अपने अपने घर चले जाते हैं। इस तरह दोनों चोर को अपनी किए की सजा मिल जाती है और हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है। किसी गांव में दो पड़ोसन रहती थी। उनमें से एक पड़ोसन का नाम था आरती। वो लोग बहुत अमीर थे। आरती का एक बेटा भी था जिसका नाम विशाल था। आरती का पति बहुत पैसे कमाता था और दूसरी पड़ोसन का नाम था रंजना, जो बहुत ही गरीब थी और साथ ही वो विधवा थी। उसका एक लड़का भी था छोटू। रंजना अपने बेटे को पालने के लिए गांव में लोगों के घरों में काम करती थी। विशाल और छोटू एक साथ खेला करते थे। चल छोटू, अब कल खेलेंगे। मैं अपनी मम्मी के साथ बाजार जा रहा हूँ और मैं रास्ते में आइसक्रीम खाऊंगा। सच में? वाओ! चल अब मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मम्मी डांटेगी।
इतना कहकर विशाल वहाँ से चला गया। लेकिन अब छोटू का भी आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था। उसने कभी भी आइसक्रीम नहीं खाई थी, बस दूसरे बच्चों को खाता हुआ देखता था। छोटू अपने घर लौटा। छोटू बहुत उदास था, इसलिए उसकी माँ कहती है, क्या हुआ छोटू, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? माँ, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। आज विशाल की मम्मी उसको आइसक्रीम खिलाने ले गई है। लेकिन बेटा, तू तो समझदार है, तुझे पता है ना कि हमारा एक वक्त का खाना भी कितना मुश्किल से बन पाता है। कोई बात नहीं माँ, चलिए छोड़िए। ये बताइए आपने खाना क्या बनाया है? तेरे पसंदीदा दाल चावल। तू खाना खा, मैं काम करके आती हूँ। ठीक है। रंजना का ध्यान छोटू के उतरे हुए चेहरे पर था। वो रास्ते भर छोटू के बारे में सोचती रही। काश मैं थोड़े और पैसे कमा लेती तो मैं अपने बेटे को आइसक्रीम खिला सकती। हे भगवान, कुछ तो मदद करो। लेकिन आज रंजना की बात वृक्षदेव ने सुन ली और उसके सामने प्रकट हो गए। बेटी, मैं तेरी दुविधा समझ सकता हूँ। तुम अपने बेटे की आइसक्रीम खाने की इच्छा पूरी करना चाहती हो। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। प्रभु, सच में आप मेरी मदद करेंगे? आज मेरा बेटा आइसक्रीम खाएगा। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इतना कहकर वृक्षदेव अपने जादू से कुछ बीज रंजना को देते हैं। बेटी, इन बीजों को अपने आंगन में बो दो और अगले दिन इनमें से जो पौधे आएंगे उनमें आइसक्रीम उगी होगी। आइसक्रीम के पौधे? सच में? हाँ बेटी। इसके बाद रंजना वृक्ष देवता का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचकर रंजना अपने आंगन में वो बीज बो देती है। माँ, आप क्या कर रही हो? बेटा, मैं आइसक्रीम उगाने के लिए बीज बो रही हूँ। सच में माँ, आइसक्रीम के बीज? हाँ बेटा, मुझे ये बीज वृक्ष देवता ने दिए हैं और इन बीजों में से जो पेड़ उगेंगे उनमें से आइसक्रीम आएगी। माँ, ऐसे तो हम आइसक्रीम बेच भी पाएंगे और खा भी पाएंगे। इस बारे में मैंने तो सोचा ही नहीं। तुम सही कह रही हो बेटा, हम ज्यादा आइसक्रीम उगाएंगे और बेचेंगे और ढेर सारे पैसे कमाएंगे और मुझे घरों में भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटू, अब तुम इन बीजों में पानी डाल दो। इसके बाद छोटू उन बीजों में पानी डाल देता है। तभी छोटू कहता है, मम्मी, आपका काम पर जाने का समय हो गया है। नहीं बेटा, आज मैं काम पर नहीं जा रही। अब तो हमारी खुद की आइसक्रीम की खेती होगी, तो मैं दूसरों के यहाँ काम करने क्यों जाऊँ? रंजना को बहुत उम्मीद थी कि अगले दिन उन बीजों में से आइसक्रीम जरूर उगेंगी। इसी विचार से वो अपने काम पर भी नहीं गई। उसके मन में पैसों का लालच आ रहा था। खुशी के मारे रात में उसको नींद भी नहीं आ रही थी। वो सोच में डूबी हुई थी कि एक आइसक्रीम कितने में बेचेगी। वैसे तो 5 रुपए की एक आइसक्रीम मिलती है। अगर मैं वो आइसक्रीम 10 में बेचूं तो? सुबह हो गई। रंजना दौड़ते हुए घर के आंगन में आई और उसने अपने आंगन में लगाए हुए बीज देखे, लेकिन वहाँ पर अभी कुछ भी नहीं उगा था। अरे ये क्या? वृक्षदेव ने तो कहा था कि बीज को लगाने के अगले दिन ही आइसक्रीम उग जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रंजना मायूस हो गई। छोटू भी घर के बाहर आया और उसने वो सब देखा तो उसका भी मुंह लटक गया। छोटू का मुंह लटका देख रंजना छोटू को अपने साथ देवता के पास ले जाती है और तेज तेज पुकारती है, वृक्षदेव, ओ वृक्षदेव। वृक्षदेव प्रकट हुए। हाँ बेटी, बोलो, क्या बात है? तुम इतनी क्रोधित क्यों हो? उसके बाद रंजना वृक्ष देवता को सारी बात बताती है। बेटी, तुमने उन बीजों को कैसे उगाया था? मैंने अपने आंगन में उन बीजों को लगाकर ऊपर से पानी डाल दिया और आपके कहे अनुसार अगले दिन का इंतजार किया, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई नहीं, मैं तुम्हें दूसरे बीज दे देता हूँ। रंजना वृक्ष देवता से दूसरे बीज लेकर घर की ओर चल पड़ी। उसने फिर से वैसा ही किया जैसा वृक्ष देवता ने उसको बोला था, लेकिन अगले सुबह बिल्कुल वैसा ही हुआ। बीजों में अभी भी कोई आइसक्रीम नहीं उगी थी। अब वो और भी क्रोधित हो चुकी थी। वो दोबारा वृक्ष देवता के पास जाती है और वहाँ पर रोते चिल्लाते हुए वृक्ष देवता को पुकारती है, वृक्षदेव, आप मेरी गरीबी का इतना मजाक उड़ाओगे? मैंने सोचा नहीं था, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बेटी, मैंने तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया। मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें वो जादुई बीज दिए थे, क्योंकि तुम अपने बेटे को आइसक्रीम खिलाना चाहती थी। आपके दिए हुए बीज बोकर मैंने कितने सारे सपने देखे थे कि उन पर बहुत सारी आइसक्रीम उगेंगी और मैं आइसक्रीम बेचकर पैसे कमाऊंगी और अमीर बन जाऊंगी।
मुझे लोगों के घर में काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमसे यही गलती हुई है बेटी। क्या मतलब? मैंने वो बीज सिर्फ तुम्हारे बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए दिए थे, लेकिन तुम्हारे मन में लालच पनप गया। तुम तो आइसक्रीम बेचकर पैसे कमाने की सोचने लगी। वो जादुई बीज इसलिए नहीं उगे क्योंकि तुम्हारे विचार बदल गए। तुमने मुझसे अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए वो बीज मांगे थे, लेकिन तुम आइसक्रीम बेचने के लालच में आ गई। अगर तुम अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए वो बीज उगाती तो वो बीज उग जाते। रंजना को अपनी गलती समझ आ गई। इस बार वृक्ष देवता ने उसको फिर से बीज दिए और बोले, इस बार तुम सिर्फ अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए ही इस बीज को लगाना और बिल्कुल भी लालच मत करना। रंजना वो बीज लेकर घर पहुंची। उसने बीज बो दिए। अब उसके दिमाग में कोई लालच नहीं था। वो बस अपने बेटे को आइसक्रीम खाते देखना चाहती थी। अगले सुबह छोटू घर के बाहर उठकर जाता है। माँ, जल्दी इधर आओ, देखो आइसक्रीम उग गई। रंजना भी आंगन में आती है और बहुत सारी आइसक्रीम उगी देख बहुत खुश होती है। रंजना देखती है कि उसके घर के बाहर बहुत सारे गरीब बच्चे खड़े हुए हैं। बच्चों, तुम यहाँ से आइसक्रीम तोड़ सकते हो। गरीब बच्चों ने और साथ में छोटू ने भी आइसक्रीम तोड़ ली और बहुत ही शौक से खाने लगे। सभी बच्चों के चेहरे पर संतुष्टि देखकर रंजना को अपनी गलती का एहसास हो गया। आइसक्रीम बेचकर तो सिर्फ पैसे मिलते, लेकिन आज इन बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर बहुत अमीर महसूस कर रही हूँ। और वृक्षदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे लालची बनने से बचा लिया। इतना कहकर रंजना ने भी आइसक्रीम तोड़ ली और शौक से खाने लगी। उस दिन के बाद से रंजना सभी बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम खिला दिया करती थी। कड़ी गर्मी के मौसम में आइसक्रीम सभी लोगों को बहुत संतुष्टि दे रही थी। आज वो भले ही गरीब रह गई, लेकिन आज वो मन से बहुत अमीर हो चुकी थी। वो खुशियाँ बांटना सीख चुकी थी।